अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज हम आपको लाहौर के इलाके थाना नश्तर कॉलोनी की हदूद में दर्ज होने वाले एक ऐसे मुकदमे की तफसील दिखाएंगे जो 376 की दफात यानी जना की दफात के तहत दर्ज किया गया। अक्सर ऐसे मुकदमात झूठ, ब्लैकमेलिंग या किसी मकसद को हासिल करने के लिए दर्ज करवाए जाते हैं और यही वजह है कि इन मुकदमात की नोयत हमेशा सवालिया निशान बन जाती है। इस केस में भी एक ऐसा ही मुकदमा दर्ज हुआ और नामजद मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस मामले को यहाँ तक पहुँचने में कितना वक्त लगा, किस तरह ये मुकदमा दर्ज हुआ और किस तरह ये कहानी आगे बढ़ी, ये सब कुछ हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। नाजरीन, बगैर शादी के लड़की और लड़का एक ही घर में रहायश पजीर रहे और मालिक मकान को झूठ बोलकर ये घर हासिल किया गया। ये वो पहलू है जो इस मुकदमे को मजीद पेचीदा बना देता है। आज के प्रोग्राम में हम आपको इस मुकदमे की नोयत के बारे में तफसील बताएंगे और सबसे पहले आपको उस मुतासरा लड़की और मुकदमे की मुदैया की जुबानी कहानी की शुरुआत सुनाएंगे। आइए सुनते हैं मुदैया की जुबानी। 376 की दफ़ात के तहत अक्सर औक़ात जो मुकदमात दर्ज होते हैं वो झूठ पर मबनी होते हैं, लेकिन बहुत सारी FIRs ऐसी भी होती हैं जिसमें मुलजिम अपने मेडिकल होने के बाद मुतासरा खातून की जानिब से और तमाम चीज़ें साबित होने के बाद उनको सज़ा भी होती है। थाना नश्तर कॉलोनी में एक ऐसी ही FIR दर्ज होती है 376 की दफ़ात के तहत, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया जाता है कि एक नौजवान जो है वो शादी करने का झांसा देके एक ख़ातून के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करता है और जब शादी का वक्त आता है तो वो शादी करने से इनकार कर देता है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है, मुतासरा लड़की के दरख्वास्त पर FIR दर्ज हो जाती है। तो अब ये केस जो है पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है, लेकिन मुलजिम को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। ये मामला है क्या, कैसे शुरू होता है? सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जो मुतासरा लड़की है वो क्या मौक़िफ़ अख्तियार करती है। फिर ये दोनों एक घर में भी रहते हैं, किराए पे घर लिया होता है जहाँ पे मालिक मकान को मियाँ बीवी बनकर अपने आप को ज़ाहिर करते हैं और तहरीरी तौर पर एक एग्रीमेंट भी होता है जिसका आंदराज मुतलका थाने में भी होता है कि किराएनामा जो है वो जमा कराया जाता है SOPs के मुताबिक, तो वो भी जमा होता है। लेकिन जब ये FIR दर्ज होती है तो फिर उस पुलिस को और उस जब मुकदमा दर्ज करती है पुलिस तो फिर मालिक मकान को इस बात का पता चलता है कि ये मियाँ बीवी नहीं है। हमारे साथ है वो मुतासरा लड़की कि क्या हुआ, किस तरह से ये FIR दर्ज करवाती है और जो धोखा देता है, जो इसे शादी नहीं करता बल्कि शादी का झांसा देता है, उसके साथ इसकी मुलाकात कैसे होती है, ये इसकी ज़ुबानी जानेंगे। मेरा नाम है अरूज फातिमा। मेरी इनसे मुलाकात हुई थी मैरिज ऐप पे 2 साल पहले। मैरिज ऐप पे? मैरिज ऐप पे मैंने अपनी शादी के लिए प्रोफाइल बनाई थी, वहीं पे इनसे मैं 2024 में मिली थी। ये जो ऑनलाइन शादियाँ होती हैं उस पे बिल्कुल ऑनलाइन ही बात हुई थी। ठीक है। उसके तो ख्वाहिशमंद थे आपसे शादी करने? बिल्कुल शादी करने के लिए ख्वाहिशमंद थे। ठीक है। उसी तरह फिर हम मिले, एक दूसरे से बात हुई, हमें एक दूसरे की समझ आई, हमने तय किया कि हम शादी करेंगे। इन्होंने मुझे अपना फैमिली बैकग्राउंड बताया कि इनके जो अब्बा जी हैं वो गारमेंट्स का काम करते हैं, अम्मा इनकी कुरान हाफिज़ हैं, वो बच्चों को तालीम भी देती हैं और साथ एज अ योगा क्लासेस भी लेती हैं। तो कुछ टाइम तक तो चलती रही बात। फिर इन्होंने मुझे बताया कि मेरी फैमिली जो है ना, आप क्रिश्चियन से मुस्लिम हुई हैं तो एक्सेप्ट नहीं करेगी। अच्छा, आप पहले क्रिश्चियन थी और देन मैं मुस्लिम कबूल किया था और मैंने इनको पहले दिन ही क्लियर कर दिया था कि मैं डिवोर्स्ड हूँ, एक 9 साल का मेरा बेटा भी है। अच्छा, आप पहले शादीशुदा थी? जी, मैं शादीशुदा हूँ। तो उसके बाद आपकी डिवोर्स हुई है। तो फिर आप मैरिज के लिए शादी के लिए आप ऑनलाइन जो है ढूंढ रही थी मैं शादी करने के लिए। तो आपके वालिदैन ने ये फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दिया, आपकी शादी दूसरी दफ़ा जो है वो करवा दी? नहीं, पहले मेरा माइंड नहीं था करने का। फिर
जो ऑफिस वगैरह में ज़ोर सब ने डाला कि शादी कर लो, बेटा बड़ा हो रहा, उसको बाप की ज़रूरत है, तुम्हें भी किसी की ज़रूरत है अब। ठीक है। तब जाके फिर मैंने सोचा था कि मैं करती हूँ। और जब ये चीज़ आप हुई, कोई जॉब भी करती हैं? जी सर, मैं एज अ प्रॉपर्टी डीलर काम कर रही हूँ और है। एज अ एंकर भी काम कर रही हूँ। ठीक है। तो उस वक्त फिर फैमिली से थोड़े से इश्यूज़ हुए थे जब मैंने इस्लाम कबूल किया। ठीक है। उस वजह से फिर घर से बाहर हो गई थी। तो ठीक। ये चीज़ फिर मैंने खुद घर की वालों थी। से अब ताल्लुक नहीं है, माँ बाप से? नहीं, अब ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो इस लड़के के खिलाफ भी थे। ठीक है। लेकिन वो एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ था कि मैंने अपने घर वालों को ही छोड़ दिया है। अच्छा, इसकी वजह से? इसकी वजह से आपने अपने घर वालों को छोड़ अपने दिया? अम्मा पापा को छोड़ घर दिया। वाले क्या नहीं चाहते थे कि आप शादी करें? पहले तो वो चाह रहे थे कि हो जाए, लेकिन बाद में जब ये लारे वगैरह लगाना शुरू हो गया कि अब करते हैं, अब करते हैं, अब करते हैं, तो फिर वो यही कह रहे थे कि भाई इसने नहीं करना, ये तुम्हारे से टाइम पास कर रहा है। लेकिन वो एक ट्रस्ट इस तरह का तो बना उनकी हुआ बात तो था। फिर सच साबित हुई? बिल्कुल, वो एक ट्रस्ट इस तरह का बना हुआ था कि मैंने उस वक्त उनकी बात सुनी ही नहीं ठीक है। कि वो सही कह रहे हैं, और इस पे यकीन करके, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात थी कि बंदा पिछले साल उम्रे पे गया था और इसने वहाँ पे जाके रोज़े रसूल का मुझे इस्लाम करवाया और वहाँ पे खड़े होकर कहा कि मेरी नीयत है तुमसे शादी करने की। तो भाई शक की गुंजाइश ही नहीं बचती थी मेरे लिए। दुरुस्त कहा। इस वजह से मैं इस बंदे पे यकीन करके चलती रही। ठीक है। और उसके बाद कोई ना कोई इसने लारा लगाया कि अब कर लेंगे, अब ये हो गया, वो हो गया, अब नहीं, कर आप लेंगे। ये बताइए कि फिर आपने जो है वो घर वो लिया और घर वालों को छोड़ दिया, एक किराए पे घर लिया और वहाँ पे आपने कहा कि आप मियाँ बीवी हैं? सर घर तो मैंने पहले ही ले लिया हुआ था, क्योंकि फैमिली से जब मैं आउट हुई थी इसके बाद इसको मिली हूँ। ठीक है। तो इसने फिर मुझे जिस घर में अभी हम बैठे हुए हैं, ये घर मुझे इसने रेंट पे लेके दिया ठीक है। एज अ हस्बैंड। कितना रेंट था इसका? इसका 20,000 रुपया रेंट है, 20,000 का लेकिन रेंट बिल डाल के कोई 30, 40, 50 में आ जाता है। ठीक है। और इसका बिल और इसका किराया खुद ही अदा करता था ये? जी, इवन उसके साथ मेरे बच्चे के खर्चे भी यही उठाता था। अच्छा। और मेरा आने जाने का इवन A to Z जो भी घर का खर्चा एज अ हस्बैंड, कितने पैसे आप पे? मैक्सिमम कोई 1.5 लाख अच्छा। मंथली अपने हाथ से देता था। ठीक है। हर चीज़ करता था, ग्रोसरी लाना, बिल देना, किराया देना, सिर्फ एक बच्चे की रहता भी फीस। था आपके पास? नहीं रहता नहीं था, इसका आना जाना था। अब वो इस तरह था कि पहले जब हम शिफ्ट हुए तो 2 महीने तो हफ्ते वाला सीन था। उसके बाद जब भी इसका दिल किया, चाहे दिन में 2 दफ़ा आ गया, चाहे जैसे दिल किया आ गया। और अगर एक दिन तो ऐसा होता था जिसमें ये सुबह से लेके शाम तक जो है ना मेरे घर पे ही होता था। ठीक है। सुबह फजर के टाइम इसने घर जाना होता था, क्योंकि इसकी अम्मा उठ के नमाज़ पढ़ती थी, फिर वो फ़ोन पे फ़ोन करती थी, ठीक तो है। इसलिए फिर इसको भागना पड़ता था। ठीक है। तो अम्मा को भी इनकी थोड़ा सा शक था, क्योंकि तो इनके बेटा घर कहाँ में जाता है? नहीं, इनके घर में एग्रीमेंट पकड़ा गया था कौन सा एग्रीमेंट? जो इस घर का था। तो अब इन्होंने कैसे उसको किया वो मुझे नहीं पता, सिर्फ इन्होंने बताया था। और सेकेंडली फिर जब ग्रोसरी जो की उसकी स्लिप्स भी पकड़ी गई थी, तो इन्होंने कहा कि मेरा दोस्त है उसकी हैं, और इनके जो दोस्त हैं उनका नाम है, मैं उनके नाम से जानती हूँ, वो मुझे पहले दिन से जानते हैं कि हमारा निकाह का वादा था। ठीक है। अब वो उसकी फैमिली के साथ लिंक में तो है, सब कुछ है, लेकिन वो इस बात को बाहर नहीं आने दे रहे कि इसने मुझसे वादा किया था। अच्छा, इसके तो घर वालों को नहीं पता था आपके बारे में? आपके घर वालों हाँ को जी। पता था, वो जानते थे कि जी। आप इन फ्यूचर में दोनों शादी करना शादी चाहते हैं। करने तो इसने घर फिर क्यों नहीं बताया? ये ऑलरेडी शादीशुदा था? नहीं नहीं, ये है कुंवारा। जिस तरह इनका फैमिली इन्होंने मुझे बताई कि अम्मा इस तरह है, तो एक्सेप्ट नहीं करेंगी बेटे के साथ। अच्छा। इन्होंने कहा कि हम एक झूठ बोलते हैं, मैं आपके घर रिश्ता भेजता हूँ, शादी कर लेते हैं, बेटा नहीं बताते, कुछ टाइम बाद जो है ना बेटे को शो करा देंगे। मैंने इसको कहा मैंने ऐसे नहीं करना, ठीक है। आप बेटे हो, आपके साथ वो सही हो जाएंगे, पूरी ज़िंदगी में ऐसा लागतबाजी रहेगी और मैं अपना बच्चा नहीं छोड़ सकती। इन्होंने कहा भाई हल ये निकालते कि हम छुप छुपा के शादी कर लेते हैं, कुछ टाइम में जाके फैमिली को बता देंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर एक टाइम आया, इन्होंने कहा कि यार हम जैसे 2 साल से रह रहे हैं इसी तरह कर लेते हैं, किसी को भी नहीं बताते, अगर तुम तैयार हो तो मैं कर लेता हूँ। मैंने घर वालों से भी बात की थी उस वक्त, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती हो इस तरह, तो हमारी तरफ से इजाज़त है, क्योंकि गुजारनी तुमने, हमने नहीं गुजारनी। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है मैं करने को तैयार हूँ। वहीं पे जाके उनको कुछ टाइम बाद डाउट हुआ कि जब ये सारा कुछ कर रहा है फिर भी डिले कर रहा है, अब इसका डिले करना बनता नहीं है ठीक है। जब हम इसकी हर एक बात एग्री कर रहे हैं। ठीक है। तो अब इख्तलाफ बढ़ा कैसे और थाने तक FIR तक नौबत कैसे पहुंची? यहाँ पे एक करीबन 7-8 महीने पहले जो एक वाक़या हुआ था 1122 वाले, जैसे कि बताया गया आपको,
इसको लगा मैंने सुसाइड क्या की। हुआ था आप बताइए। सर बेसिकली ना ये मुझसे मिल नहीं रहा था, इसकी कुछ टाइम पहले गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। इसके पास गाड़ी नहीं थी, इसने गाड़ी लेनी थी, 4 महीने तक तो हम मिले ही नहीं, ये मेरे घर नहीं आया, सिर्फ कॉल पे थी, किराया शराया सब कुछ दे रहा था। गाड़ी ली, उसके बाद हमारी मुलाकात हुई, 1-2 दफ़ा आया, लेकिन ड्राइव पे आया, रमज़ान था, बाई रफ्तारी वगैरह हम करते थे, मिलते थे, घर पे नहीं आता था, चला गया। वहाँ पे ना मैंने इसको कहा कि यार आप मुझे आला टोला कर रहे हो, मुझसे मिलो, बात क्लियर करो, क्या करना चाह रहे हो। घर वाले भी कह रहे हैं कि अगर तुमने नहीं करना तो फिर हम रिश्ता कर देते हैं कहीं। ठीक है। तो मैंने कहा यार बात करो। इसने मुझे कहा कि नहीं, उनको कहो कि थोड़े दिन सब्र कर जो, कुछ भी नहीं होता, मैं कर लूँगा। खैर वो आया, मेरी तबीयत वैसे ही ख़राब थी पहले से, हमारे बीच में थोड़ी सी कहासुनी होगी इसी चीज़ को लेके, मेरा बीपी डाउन हो गया था, उन दिनों में मैं वैसे भी बीमार थी, मुझे गले का थोड़ा सा इशू है, तो मैंने होम्योपैथिक स्टार्ट की थी, वो सूट नहीं की मुझे, तो उससे बीपी डाउन होना शुरू हो गया था। तो मेरा तबीयत ख़राब हुई, को बुलाया, इवन मेरी फैमिली भी आई है, मेरे भाई और मेरी अम्मा जी आई हैं। खुद भी ये इधर ही था? इधर ही था। ठीक है। उन्होंने पूछा कि आपका क्या इनके साथ रिलेशन है, तो एज अ हस्बैंड ही इन्होंने शो करवाया। उन्होंने कहा कि क्या आप दोनों में हुआ? कहते हुआ कुछ नहीं है, बस ये बेड पे बैठी थी और गिर गई है नीचे। उन्होंने चेक किया और उन्होंने कहा आप 7 अप लेके आए, बीपी डाउन है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने 7 अप दी मुझे, मैं नॉर्मल बैठ गई, तब तक मेरी फैमिली भी आ गई हुई थी। उसके बाद ना वो दोनों में से एक बंदा बैठा हुआ था मेरे पास, एक इसको लेके बाहर चला गया। बाहर से वापस अंदर आए, इन्होंने कहा कि सुसाइड केस है। मैंने कहा सर मैंने सुसाइड की है, जो सुसाइड केस है आप मुझे 7 अप पिला के बिठा देते हैं और आप कह रहे सुसाइड केस है, आप मेडिकल करवाइए, हॉस्पिटल लेके जाइए, पुलिस बुलाए। इन्होंने को कहा कि पुलिस आएगी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप पुलिस ना बुलाएं। मैं इस तरह उन्होंने अपना बैकग्राउंड बताया कि मैं अकेला हूँ, मैंने चुपके किया हुआ सारा कुछ, तो आप पुलिस ना बुलाएं। उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, उन्होंने कहा कि भाई ये सुसाइड ही है। आपने किया था वैसे? नहीं सर, मैंने इवन ये मेरे साथ जब ऊपर आया ये सारा मामला समेट के, मैंने इसको कहा था कि आपको डाउट है, हम मेडिकल करवाते हैं, आप मेरे साथ चले हॉस्पिटल, आप अपना डाउट क्लियर कर लें। क्या इसको उस चीज़ पे यकीन हो गया। उसके बाद से ना ये जो था ना बस बातचीत की हद तक चल रहा था, घर आना वक्ती तौर इसने छोड़ दिया। 2 महीने हमारी भी आपस में लड़ाई हुई, हमने एक दूसरे को नहीं बुलाया, लेकिन कांटेक्ट में थे। आस्ता आस्ता ना इसने आना नहीं था, या आता नहीं था, सिर्फ कॉल पे या बाहर मिल रहा था, घर पे नहीं आ रहा था। मुझे अब ज़्यादा डाउट होना शुरू हो गया था इसके ऊपर। मैं इसको जोर लगा रही थी कि भाई मिलो, मुझसे बात करो, मिलो, बात करो। मैं नहीं मिल रह सकता अभी, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ, घर का काम है, अब्बा जी की तबीयत ऐसी है। करते करते 6-7 महीने गुजर गए, जिसमें मैंने इसके दोस्त को भी ऐड किया कि भाई तुम उसको बुलाओ, उसको कहो मुझसे मिल के बात करे। और वो वही दोस्त है जिसको पहले दिन से मेरे बारे में पता था। इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है करते हैं, वो मैं उससे बात करूँगा, ये वो नहीं हुई। उसके बाद ये बंदा ईद पे आया मेरे पास, ईद के तीसरे दिन आया, शायद इनकी फैमिली में कोई शादी थी जो छोड़ के आया है, और आया फिज़िकल रिलेशन भी हुआ, और इसने मुझे यकीन दिलवाया कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। और उसके बाद ये चला गया, शादी थी, मैंने भी इसको इतना तंग नहीं किया, ऐसे मुझे कहा मैं बिज़ी होता हूँ। 4-5 दिन गुजरे, ये ना मुझे इग्नोर करना शुरू हो गया था, मैसेज का रिप्लाई नहीं देना, कॉल नहीं उठानी, कुछ भी नहीं कर रहा था। फिर एंड में जाके ना मैंने इसको कहा कि भैया आप क्लियर करो इस मामले को, जो भी है बैठ के मुझसे बात करो। इसने अपने एक दोस्त से मुझे जो ना कॉल करवाई, वो ASI है पुलिस के? जी पुलिस का ASI का इधर कैंट में है उनका। अच्छा। वो मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि आप उसको थ्रेट कर रही हैं, आप उसको ब्लैकमेल कर रही हैं। मैंने कहा सर मेरी सुने बात, मैं उसको कैसे थ्रेट कर रही हूँ? अगर निकाह का कह रही हूँ वो मेरा हक है, जो कि उसने मुझसे वादा किया है, वो थ्रेट नहीं है। तो कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारे खिलाफ पर्चा हो जाएगा। मैंने कहा पर्चा दे दे, मैं आ जाऊंगी। पुलिस वाला कह रहा है। उसके बाद कहते हैं कि तुम चाहती क्या उससे? मैंने कहा निकाह करे मुझसे। तो कहते हैं कि देखो आप मेरी बहन हो, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मैंने उनको दोबारा कॉल की, उसी दिन उनकी नानों की डेथ हुई थी। ये वाल्टर रोड पे उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया, वहाँ पे खड्डा बने कोई था कढ़ाई वाले, वहाँ पे हम बैठे और वो लड़का भी साथ आया है। तो बातचीत हुई, उन्होंने वैसे फ़ोन पे तो बहुत कुछ कहा कि आप गैरतमंद औरत नहीं है, ये नहीं, अगर गैरतमंद होती तो आप एक लड़के के साथ इस तरह ना रहती। मैंने कहा कि मैं गैरतमंद नहीं तो वो तो गैरतमंद ख़ानदान से था ना, फिर वो ना रहता मेरे साथ। आके वादे करा, आपको तब नज़र नहीं आया कि मैं शादीशुदा हूँ, एक बेटा है मेरा। आज इसका दिल भर गया तो ये मुझे इस तरह की बात कर रहा है। जब मैं इनसे मिलने गई, इन्होंने कहा कि ये बात मैंने नहीं करवाई, मुझे तो पता ही नहीं कि इसने आपको धमकियाँ लगाई हैं। मैंने कहा यार सारी बातें छोड़ो, आप ये बताओ शादी करनी है कि नहीं करनी? कहता है मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। हाँ अगर तुमने रिलेशन रखना है वो रख लो, खर्चा मैं देता रहूँगा। मैंने कहा ये क्या बात है कि शादी नहीं करनी? 2 साल से हम शादी पे ही थे, पूरी दुनिया को तुमने बता छोड़ा है, अब तुम कह रहे हो कि मैंने शादी नहीं करनी। मैं अपने घर वालों को क्या कहूँगी जाके? मैं अपने बेटे को क्या कहूँ? मेरे बेटे के होते हुए घर पे आता था, उसके सामने मिलता गिलता था,
हर चीज़ से। तो मैंने कहा मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी कि भाई आपके साथ अब नहीं करी, या कोई और बंदा अब आता है, या मेरे घर वाले किसी और के साथ शादी करते, तो मैंने अपने बच्चे को क्या जवाब देना है। इन्होंने कहा जो भी करना है वो देख लो तुम, ये हो सकता है, शादी तो मैं नहीं करूँगा। 4 दिन मैंने वेट किया, मैं कॉल मैसेज इसको करती रही, इसने नहीं कुछ भी किया। 5वें दिन मैं इसके घर पे गई चली, इसको कॉल की से नहीं उठाई। खैर हमने बेल नहीं दी, ये खुद ही बाहर आ गया। वहाँ पे बाहर आया, बात की तो मुझे कहता है मेरा दिल आपसे भर गया है। मैं कहा कि आपके लिए खिलौना हूँ मैं जो आपका दिल भर गया है? क्या आपका दिल था तो आपने मेरे साथ रह लिया, अब आपका दिल नहीं है तो आप चले गए हो। तो कहते हैं कि भाई ये नहीं अब हो सकता, मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली की खुशियाँ हैं, मैं तुम्हें नहीं ख़ानदान में ला सकता। मैंने कहा ना लाओ, पहले भी कौन सा ख़ानदान में ला रहे थे, तुमने ही कहा था कि भाई रख के लूँगा, और दूसरी शादी की भी इजाज़त मैंने तुम्हें दी थी। अच्छा, ये भी आप मैंने दी थी, मैंने इसको कहा था मैं हक महर भी नहीं लूँगी, मैं इस्लामी निकाह करने को भी तैयार हूँ। आप मेरे साथ जो निकाह कर लो, अगर आपने दूसरी शादी करनी तो बेशक आप अपनी फैमिली को मेरा नाम बताओ, आप दूसरी शादी कर लो। अच्छा। मेरी फैमिली को तो पता है ना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चलो आप मेरे बेटे को एक अच्छा और बुरे का चीज़ बताते हो तो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। इन्होंने उस चीज़ पे हामी भरी थी। अब कहते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, मैंने अपनी फैमिली की खुशियाँ देखनी है, ये करनी वो करनी। वहाँ पे थोड़ी गर्मी सर्दी हो गई हमारे बीच में। वहाँ पे इन्होंने ना अपने उसी दोस्त को कॉल की कि ये यहाँ पे पहुँच गई है, वो जो पुलिस, हाँ जी, मुझे थ्रेट कर रही है। और वहाँ से निकल तो मैं, मुझे कहता कि मैं तुम्हें सुबह मिलूँगा। मुझे आइडिया हो गया था कि अब ये लोग मेरे लिए कुछ भी प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। मैंने उसी वक्त इसके घर से मैक्सिमम 2:30-3 बजे निकली हूँ रात को। मैं हम गई इनकी तरफ, क्योंकि ये रात से पहले मिलता ही नहीं है। इसके घर नहीं गई थी मैं। मैंने इसके घर की बेल नहीं बजाई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसकी फैमिली बीच में आए। लेकिन अगर इसकी फैमिली आई तो ये खुद लेके आया, मैं नहीं लेके आई। वो आगे थे बाहर? वो बाहर आए हैं जिस दिन इसको गिरफ्तार किया गया। ठीक है। उससे पहले उनको नहीं मामला पता था। मैंने इनको समझाया था कि हम बैठ के सुलह कर लेते हैं, टेबल टॉक, किसी को भी नहीं पता चलेगा, आपस में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आके सुबह 4:30 बजे अजानों के टाइम पे एप्लीकेशन दे दी थी निश्तन में। अगले दिन उन्होंने मुझे बुलाया, इसको कॉल की गई, ये नहीं आया। उन्होंने 5 दफ़ा इसको कॉल की। इसने कहा मेरे पास सबूत है, मेरा उसका कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा बेटा अगर आपके पास सबूत है ना, आप आ जाए, हम कौन सा आपको बंद कर रहे हैं, हम भी तो यही चाह रहे हैं कि तुम दोनों का आपस में मसला हो, ख़त्म, बात ख़त्म। कहते नहीं, मैंने उसको कहा कि मैं बाहर मिलूंगा। उन्होंने कहा हम भी टेबल टॉक ही करवा रहे हैं आपकी, आओ तो सही। ये खैर नहीं आया, एंड में जाके से फ़ोन बंद कर दिया। करीबन मैं 11 बजे से लेके 10 बजे तक पुलिस स्टेशन में थी, रात तक ये नहीं आया। वेट कर रहा, कभी कह रहा मैं आ रहा हूँ, कभी नहीं आ रहा। एंड में से उनके साथ बदतमीजी की कि मैं नहीं आ रहा, जो भी है वो देखी जाएगी। उन्होंने मुझे SHO के सामने पेश किया। मैंने उनको बताया कि 2 साल का ताल्लुक था निकाह के बिहाफ पे, इससे मुझसे वादा किया था कि ये शादी करेगा, जिस्मानी ताल्लुक भी था। अब मैं शादी की बात कर रही हूँ तो ये मुझे धमकियाँ लगा रहा है, और लिहाजा मुझे जो इंसाफ दिया जाए कि इससे मुझे जायज़ा दिया शादी का और मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाया है। उन्होंने 376 का पर्चा दे दिया। ठीक है। और अगले दिन वो जो है गार्डन टाउन पहुँचा है। गार्डन टाउन से मुझे कॉल आई मैडम की। पहले तो उनके असिस्टेंट ने कॉल की, मुझे कहते हैं कि आप मेडिकल के लिए आ जाएं और जो जो आपके पास प्रूफ है वो लेके आ जाएं। फिर मैडम की कॉल आती है, मैडम मुझे कहती हैं कि बेटा आप सारा कुछ छोड़ दो, आप लड़के को गिरफ्तार करवाओ। ठीक है। मैंने कहा ठीक है मैम। कहती हैं कि कोई एतबार का बंदा भेज के कंफर्म करो, पुलिस जाएगी तो आगा हो जाएगा, नहीं तो आप खुद चले जाओ। मैं उसी दिन इसके घर गई, मुझे नहीं मिला। शाम को इन्होंने मुझे कहा कि आप उसको बाहर बुला लो, क्योंकि हमारे पास वार्डन नहीं कि हम घर से उठाएं जाके बंदा, तो आप बाहर बुलाओ, हम बाहर से पकड़ लेंगे। मैंने इनको कॉल की, मैंने एप्लीकेशन दी थी, मैं वो भी वापस ले लेती हूँ, हम आपस में बैठ के बात कर लेते हैं। मैंने पुलिस स्टेशन में भी कहा था कि मैं समझौता कर लूँगी, मैंने केस नहीं फाइल करना, तो अगर बात होती है मैम तो हम पर्चा बाहर से ख़त्म कर देंगे, इसको ना बताइएगा। उन्होंने कहा ठीक है जैसे आपको बेहतर लगे। इन्होंने आगे से कहा कि ये मेरे अंकल है SP, इनसे बात करो। उनसे बात हुई। आपको मिलने आया? नहीं, फ़ोन पे बात कराई। अंकल मुझे कहते हैं कि भाई तुमने जो एप्लीकेशन दी है ना, एप्लीकेशन छोड़ो, लड़के पे पर्चा दो, मैं देख लेता हूँ तुम करती क्या हो, तुम कौन से थाने में हो। ये कौन से? सर नाम नहीं उन्होंने बताया मुझे, क्योंकि उन्होंने बाद में फ़ोन भी नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि मैं ना गार्डन टाउन आ रहा हूँ, तुम पहुँचो। मैं मैक्सिमम टोकर से मुझे 20-25 मिनट लगे होंगे पहुँचते, मैं पहुँची हूँ वहाँ पे। उसके बाद जो है ना इनको कॉल करते रहे, मेरे पास वो स्क्रीनशॉट पड़े, मैंने लाइव लोकेशन भेजी कि मैं थाने में हूँ, आ जाएं आप। इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, कुछ 40 फ़ोन किए, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैडम ने कहा आप बेटा जाओ, सुबह देखते हैं क्या करना है। नीचे आई हूँ, मैंने इसको दोबारा कॉल की, कहता है कि जो भी है ना मेरे अंकल देखेंगे, मैंने तुमसे बात नहीं करनी। मैं कहा देखो यार मैं भी वहाँ तक नहीं जाना चाह रही, आप भी ना हो, आपको पता है मेरे पीछे कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो जाहिर है मैंने आगे कारोबार भी करना, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। कहते हैं कि अगर तुमने अब मिलना है ना तो मेरे पे पर्चा दो,
फिर मिलूँगा, ऐसे नहीं मैं मिलता। तो पर्चा तो पहले से हुआ था। फिर उसी रात इन्होंने गिरफ्तार किया टीम ने, कहाँ से? इसके घर से। अच्छा, वहाँ गई पुलिस वहाँ पे गई थी, उन्होंने वहीं से इसको आई थिंक के रात को 1 बजे 12:30 के करीब जो है ना वो गिरफ्तार किया। वहाँ पे काफ़ी शोर शराबा हो गया क्योंकि वो लोग आने नहीं इसको दे रहे थे। इसके अब्बा जी भी कर रहे थे, उन्होंने पुलिस पे भी हाथ वगैरह उठाया, पानी की बोतलें वगैरह मारी ये वो। उन्होंने फिर बताया कि इस पे पर्चा किस चीज़ का है, क्या जैसे तैसे उसको ले आए। उसके बाद वो चूंग लेके गए चले, वहाँ से इसको आने नहीं दिया जा रहा था। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमारे पे प्रेशर है, हमने इसको गार्डन टाउन लेके जाना ही जाना है। वहाँ पे आए, अगले दिन मुझे मैडम कहती हैं कि बेटा आप आ जाओ। मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ, इसके 4 वकील वहाँ पे थे। मैंने कहा अच्छा। मैडम ने मुझे कहा कि बेटा आपने यहाँ पे किसी को नहीं लेके आना, पुलिस स्टेशन में ना वकील आएगा ना आप कोई थर्ड पार्टी लेके आओगे, जो बात है वो सेटलमेंट करेंगे। लड़का पहले तो मान ही नहीं रहा था कि मेरा इसका लिंक है। कहते हैं कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इसका बेटा है। मैंने कहा अगर आपको नहीं बेटा पता था तो आपने 2 साल कैसे गुजार लिए, और अगर जब पता लगा आप छोड़ के क्यों नहीं गएगा, झूठ था तो। फिर कहता है कि इसने मुझे मारने की धमकी दी हुई थी कि मैं सुसाइड कर लूँगी, और 2 साल इसने मुझे ऐसे साथ रखा है। मैंने कहा अगर मैंने ऐसे रखा तो मैं निकाह नहीं कर सकती थी आपके साथ। खैर पुलिस जो थी ना वो इसकी साइड पे थी। काफ़ी 2-3 दिन यही चीज़ चलती रही, ये प्रेशराइज़ करते रहे मुझे भी। उसके बाद हम डीएसपी के सामने पेश हुए, उन्होंने पूछा कि मामला क्या है। उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास मैसेज है। मैंने कहा सर मैंने फ़ोन चेंज किया है, मैसेज नहीं है लेकिन पिक्चर्स हैं। उन्होंने कहा आप एक काम करो, आप एक गवाह दे दो मुझे जो इस शादी को जिसके सामने से बात की हो। मैंने कहा सर मैं 2 दे दूँगी, मेरे पास सबूत है इस चीज़ का। उन्होंने मैडम को कहा कि आप इसको रिमांड पे भेजो। उसके बाद ये रिमांड पे लेके गए हैं। इन्होंने मुझे इतना पुलिस ने प्रेशराइज़ किया है कि आप जो है ना पर्चा वापस ले लो। पुलिस ने? जी हाँ, मैंने अपने बयान में भी ये चीज़ नोट करवाई है। मैं ऐसा किसी को जाने नहीं देते थे, इवन इन्होंने वकील को भी एंटर नहीं होने दिया, और उसका वकील सब आ रहे हैं, आपको नहीं जाने दे रहे। और वो करीबन 9 तारीख से लेके और 2 दिन पहले लगा लें, आई थिंक 17, 18, 19 तारीख तक पुलिस स्टेशन में था। 10 दिन वो रहा है। इस 10 दिन में इन्होंने मेरा मेडिकल नहीं करवाया, और इसी वजह से नहीं करवाया। मुझे कहते कि आपका रिलेशन जो है वो 2.5-3 महीने पहले का है, आपके मेडिकल में कुछ नहीं आना, केस पुराना है, ये है वो है, उसे छूट जाना है, तो बेहतर है कि तुम कंप्रोमाइज़ कर लो। ये लोग मुझे इनडायरेक्टली दबाव दे रहे थे पैसों पे, पुलिस जी, कि आप उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर लें। उसी दिन आके मैंने वुमेन हेल्पलाइन जो है कंप्लेन की पुलिस की। उन्होंने कॉल भी की इनको, इन्होंने उठाई नहीं थी। उन्होंने मुझे कहा मेरे कॉल में वो नंबर है जिस कॉल से मुझे आई। उन्होंने कहा बेटा आप जाओ, सुबह जाके मेरी बात करा। मैंने उनको बताया कि मैडम मेरे पास गवाह भी हैं, मेरे गवाहों को नहीं सुना जा रहा, वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, उसकी हर बात सुनी जा रही है। और एक मेडिकल पे मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि भाई तुम्हारा केस नहीं बनता, तुम इसमें उल्टा फंसोगी। उन्होंने कहा बेफिक्र हो जाओ, कोई मसला हुआ मुझे ही दोबारा इसी लाइन पे कॉल कर लीजिएगा और मेरी जाके मैडम से बात करवाइएगा। उसके बाद ना मैडम को पता नहीं शायद उन्होंने कॉल की कि नहीं की, ये सेटलमेंट पे आ गए हैं। और ये मुझे वहाँ पे सेटलमेंट ये कहा जा रहा है कि आप पर्चा उठाओ, लड़का 5 महीने का टाइम देगा और आपसे निकाह कर लेगा। मैंने कहा मैम ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे होता तो आज हम दोनों यहाँ पे नहीं होते। कहते बेटा कस्टडी में निकाह नहीं होता। मैंने कहा ठीक है मैम, कस्टडी में निकाह नहीं होता तो फिर इसका हल भी आप करवा देना कि किस तरह करना है। मैंने एक वकील साहब से बात की, उन्होंने मुझे कहा कि अगर SHO जो है ना एग्रीमेंट में बैठते हैं साथ, तो आपकी जो एप्लीकेशन कल को ये नहीं करेंगे, वो खुद देखेंगे इस चीज़ को। मैडम ने कहा ऐसे नहीं हो सकता, मैं आपका केस हैंडल कर रही हूँ, वो कौन होते हैं आके बैठेंगे यहाँ पे, आप मेरे सामने करें, मैं गारंटी देती हूँ। मैंने कहा मैडम वो चला जाता है, आप कैसे गारंटी देंगी, जबकि उसके घर से इनडायरेक्टली इसी का दोस्त मुझे ये कह रहा है कि उसके अब्बा जी कह रहे हैं कि अगर तुमने केस नहीं उठाया तो हम तुम पे पर्चा देंगे। मैंने उस लड़के को कॉल भी सुनाई है। किस चीज़ का पर्चा? कि तुम भी अंदर रहोगी। और उसके बाद जो है अब ना, आप क्या चाहती हैं? इसके बाद इन्होंने एक और चीज़ भी मेरे साथ पुलिस स्टेशन में की है। इन्होंने मुझे कहा कि वकील ने मिलना उसके आपसे, जिस दिन दूसरी रिमांड ली इन्होंने, और मुझे जज साहब के सामने पेश किया गया और उन्होंने कहा कि मेडिकल करवाना है। मैंने कहा नहीं, इन्होंने कोर्ट में आने से पहले ही मुझे ना बाहर खड़े होकर कहा कि आज वो निकाह करेगा, तो तुमने कहना कि मेडिकल नहीं करवाना। मैंने वही कहा, लड़के को बुलाया, उन्होंने कहा बेटा आप क्या चाहते हो। मैंने कहा सर निकाह। उन्होंने लड़का बुलाया, कहता मैंने नहीं करना। उन्होंने कहा क्यों नहीं करना, कहते ये 50 करोड़ की डिमांड कर रही है। मैंने कहा सर मैंने एज अ सिक्योरिटी बोला है, ये मेरे साथ पहले की तरह 6 महीने में नॉर्मल हो जाता है तो मैं लिख के दूंगी कि मैं इसको छोड़ दूंगी, मैं उसमें से 1 रुपया नहीं लूँगी, और वो तो सिर्फ एक लिखन की हद तक की है। तो उन्होंने कहा कि मैडम को कि आप इनका निकाह करवाएं। मैडम दोबारा रिमांड पे ले आई हैं और वहाँ पे इसके वकील को एज अ सिविल कपड़ों में मुझसे मिलवाया गया एज अ फैमिली मेम्बर
कि ये उसके घर से आए हैं। और जब मैं इनकी सेटलमेंट पे नहीं आई तो पुलिस के सामने उस बंदे ने मुझे धमकी दी कि हम तुमसे 171 या 121 का जो है वो जो भी है हम तुम पे पर्चा कराएंगे, अगर तुम सेटलमेंट नहीं करती, अगर वो अंदर रहेगा तो तुम भी रहोगी। तो मैंने कहा सर ठीक है, अगर आप ऐसे कहते हैं अंदर करवा के आप उसको निकाल लेंगे तो वो नहीं होगा। और मैडम उनको कहती हैं कि आप एक काम करें, आप डीएसपी के ऑफिस से जाके एप्लीकेशन लाएं कि पुलिस इनके साथ खड़े होकर इनको सपोर्ट दे रही थी, क्योंकि वो लड़का पैसों वाला था, इनको पैसे मिल रहे हैं वहाँ से। और मैंने ये कंप्लेन में बात जताई भी है कि मुझे शक था कि ये लोग पैसे ले रहे हैं उनसे। तो आप किसी सीनियर ऑफिसर के पास गई? नहीं सर, यहाँ तक तो इन्होंने जाने ही नहीं दिया, उससे पहले तो कोर्ट में ये रोला हो गया है। आप एसपी के पास जाती हैं, एसएसपी के पास जाती हैं, डीआईजी के पास जाती? सर मैंने इसलिए जो ना वो वुमेन पे कंप्लेन की थी, जो हेल्पलाइन थी मैडम की, कि ये मेरा सा मसला है। सीएम के जो है उनके आपने कंप्लेन की? नहीं सर, ये जो लेडीज़ के लिए हेल्पलाइन बनी है ना, ठीक है, वुमेन हेल्पलाइन जो है, वहाँ पे मैंने कंप्लेन की थी मैडम की। उन्होंने पूरा वकवा भी बताया था। मैंने कहा मैडम अब मेडिकल नहीं है तो इंसाफ नहीं है। लेकिन उसके बाद इन लोग सेटलमेंट पे आए और उसके बाद इन्होंने ना अंधेरे में रख के हर चीज़ मुझे करवाई है। नाज़रीन, आपने मुद्दइया की गुफ्तगू सुनी जिसने अपनी कहानी की शुरुआत में अपनी जुबानी बयान की, लेकिन कानूनी तौर पे जब 376 की दफात के तहत एफआईआर दर्ज होती है तो इसके बाद पुलिस को तफ्तीश के लिए मेडिकल रिपोर्ट और दीगर ठोस शवाहिद की ज़रूरत पड़ती है। यही वो मरहला है जब मुकदमे में पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, क्योंकि अदालत में सज़ा दिलवाने के लिए सिर्फ इल्ज़ाम काफ़ी नहीं होता बल्कि सबूत और शवाहिद लाजमी होते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसे मुकदमात में कानूनी तौर पर क्या कुछ मुमकिन होता है, किस तरह अदालत इस केस को देखती है और किन बुनियादों पर फैसला करती है, और क्या इस नौयत के मुकदमात में मुल्जिम को सज़ा दिलवाना आसान है या मुश्किल। ये सब जानने के लिए हमने माहिर कानून की राय शामिल की ताकि वो इस मुकदमे के कानूनी पहलुओं पर रोशनी डाल सकें और बता सकें कि 376 की एफआईआर के बाद किस तरह कानूनी पेचीदगियां सामने आती हैं। आइए सुनते हैं माहिर कानून की जुबानी। दो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। अगर तो हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉ ऑफ लैंड की बात करें तो लिविंग रिलेशनशिप का तो कोई कंसेप्ट है नहीं। अभी रिसेंट एक बड़ा एक केस रहा था जो इस्लामाबाद में, जिसमें मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने भी लिविंग रिलेशनशिप पे अपने कुछ रिमार्क्स दिए थे, जिसको बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया गया था हमारे कुछ सर्कल्स में कि जी लिविंग रिलेशनशिप है ना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये एक अलग डिस्कशन है। बहरहाल ये है कि अगर कोई भी लिविंग रिलेशनशिप में रहते हुए भी अगर औरत को ये कहा जाता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, अगर मर्द की तरफ से ये उसको कहा जाता है कि जी मैं तुमसे शादी करूँगा, तो फिर तो वो एक उसको झांसा दिया गया है। अब कोई औरत है, अगर एक औरत अपना जिस्म किसी के हवाले कर रही है तो वो किसी वजह से या किसी कमिटमेंट पे ही शायद कर रही होगी। अब ये तो एक जो उनकी बंद कमरों की बातें हैं उनको तो हम नहीं डिस्कस कर सकते, या ना हम उन पर सिर्फ एक अपनी ऑब्जर्वेशन या सोच ही बता सकते हैं। मगर अगर वो औरत का एक कहना है या एक औरत क्लेम करती है और अपनी इज़्ज़त को वो सबके सामने ला रही है और ये बात कह रही है कि जी किसी बंदे ने मुझे झांसा दिया था कि मैं तुमसे शादी करूँगा, और ये शादी का झांसा दे के वो मेरे साथ रिलेशन में रहा है, तो उसकी बात को हमें कम से कम वर्थ देनी चाहिए। नो डाउट जी, रेप केसेस में मेडिकल की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि मेडिकल सबसे ज़्यादा कंकरेंट पीस ऑफ एविडेंस होता है। मगर जो अभी एंटी रेप ऑर्डिनेंस आया है रिसेंट, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐड इन की हैं जिससे कि मेडिकल अगर कमज़ोर भी हो, नो डाउट कि ये पुलिस की एक मिली भगत होती है, जब वो मुल्ज़िम को कहीं बेनिफिट देना चाहें तो इंटेंशनली मेडिकल को डिले करते हैं या मेडिकल में ऐसी चीज़ें नहीं आती। और अगर हम स्पेसिफिक इस केस की बात करें तो यहाँ पे तो मेडिकल में कुछ ऐसी चीज़ें आनी ही नहीं थी, क्योंकि फ़ीमेल जो है इसमें जो विक्टिम है वो खुद कह रही है कि मैं पहले शादीशुदा थी, मैं एक बच्चे की माँ थी। तो इस सूरत हाल में उस तरह का मेडिकल तो आना ही नहीं है जिस मेडिकल को हम एक रेप केस के लिए एक बेस्ट मेडिकल एविडेंस कह सकते हैं। तो ये केस जो है ये मेडिकल एविडेंस के अलावा भी इस्टेब्लिश होने वाला केस है, जैसे कि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं कि लड़का लिविंग रिलेशनशिप में रहा, उनकी कम्युनिकेशन रही, उसने उसको घर लेके दिया, वो घर का किरायानामा जो है वो लड़के के नाम पे था, वहाँ पे रह फीमेल रही थी उसकी में। अब ये जो यहाँ पे अगर पुलिस अपनी सही से इन्वेस्टिगेशन करे
और इस इन्वेस्टिगेशन के दायरे को थोड़ा सा वसी करे तो इसमें जो लैंडलॉर्ड है जिसके पास मकान में जहाँ रह रहे थे उसकी स्टेटमेंट बड़ी वैलिड है, उसको 161 की स्टेटमेंट में लाया जाए, उसको कोर्ट में अपेयर करवाया जाए, उसको एविडेंस उसकी शहादत बतौर गवाह शहादत करवाई जाए, बड़ी ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि वो रह रहा था, डेफिनेटली उसके खर्चे भी वही उठा रहा था, तो उसका कोई ना कोई ऐसी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होगी जिससे ये केस बड़ा, ये एक फिट केस, एक एग्जाम्पलरी केस बन सकता है अगर ऐसे केसेस को लेके चला जाए और प्रोसिक्यूशन और जो इसके कंप्लेनेंट होते हैं अगर वो अपनी बात पे अफर्म रहे हैं और स्टैंड करें तो बहुत सारा मटेरियल ऐसा है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस इसमें है जिससे वो अपना केस बड़ा अच्छा इस्टेब्लिश कर सकती है, प्रोसिक्यूशन अपना केस इस्टेब्लिश कर सकती है वो। मगर उसके लिए सबसे पहला और फर्स्ट और फॉरमोस्ट बात यह है कि पुलिस को अपना दायरा कार वसी करना पड़ता है तफ्तीश का। कन्वेंशनल जो इन्वेस्टिगेशन वेज़ हैं कि सिर्फ मेडिकल पे रिलाई ना करें, इसमें जो एविडेंस हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं या इसके अलावा जो इसमें विटनेसेस वो ला सकते हैं उनको ऑन रिकॉर्ड लेकर आएँ। इसमें जहाँ तक FIR के इंदराज का मामला है तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जब से एंटी रेप ऑर्डीनेंस आया है तब से कम FIR के इंदराज में जो एक विक्टिम को तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती थी और जलालत होती थी और एक शर्मिंदगी एम्बेरसमेंट फ़ील करनी होती थी वो कम से कम ख़त्म हुई है। इसका एक सबसे पहला जो फ़ायदा हुआ है और दूसरा जो उसी ऑर्डीनेंस के तहत इन्होंने जेंडर बेस्ड सेल्स अलहदा किए हैं, जेंडर क्राइम सेल अलहदा किए हैं, उनसे कम से कम वो फ़ीमेल जिसके साथ जो विक्टिम होती है वो कम से कम अपने आप को सेफ़ फील कर रही होती है थाने की हदूद में आके। इससे पहले हम देख चुके हैं मुख्तारा माई केस हुआ था जिसमें थाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जो कि अब जिक्र करना भी मुनासिब नहीं है, हम अपने मुल्क का नाम खुद बदनाम ना करें तो अच्छा होता है। मगर ये जो एंटी रेप ऑर्डीनेंस है उसने इन चीज़ों को बेहतर किया है। अब बाकी जहाँ तक बात आ गई कि मुलज़म बाअसर है, वहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा अगर पुलिस अपनी तफ्तीश का दायरा कार अच्छे तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएगी और दायरा कार को वसी करेगी थोड़ा सा कन्वेंशनल एविडेंस से निकल के, तो ये केस फिट केस है, एग्जाम्पलरी केस है जिसमें कि ऐसे मुलज़म को सज़ा हो सकती है जिसने किसी को एड्यूस किया, मिसयूज़ किया, सड्यूस किया। नाज़रीन, आपने माहिर कानून की गुफ्तगू सुनी जिसने इस मुकदमे के कानूनी पहलुओं पर रोशनी डाली, लेकिन किसी भी मुआशरे में खास तौर पर हमारे मजहब और दीन में लिविंग रिलेशनशिप की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। ये ना सिर्फ इखलाकी तौर पर गलत है बल्कि शरई एतबार से भी ममनू है। इसीलिए हमने इस मामले पर एक आलिम दीन की राय शामिल की ताकि वो बता सकें कि दीन इस्लाम इस तरह के तल्लुकात को किस नज़र से देखता है और उसके लिए क्या नताइज हो सकते हैं। उनकी गुफ्तगू हमें ये समझने में मदद देगी कि माशरती और मजहबी असूल किस तरह ऐसे मामलात में रहनुमाई फराहम करते हैं। आइए सुनते हैं आलिम दीन की ज़ुबानी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले आप इस बात को देखिए कि निकाह एक बहुत ही मुक़द्दस रिश्ता है। इसके बारे में कुरान मजीद बुरहान रशीद हमारी रहनुमाई करता है। कुरान कहता है अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, कि निकाह एक उस बाइस सुकून रिश्ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर जो इत्मीनानियत रखी है उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। जहाँ तक ताल्लुक़ है रिलेशनशिप का, कुरान मजीद कहता है वकुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। अल्लाह ने मोमिनों को भी हुक्म इरशाद फरमाया है कि वो अपनी निगाहों को नीचा रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ख़वातीन से भी खिताब करते हुए फरमाया वकुल्लिल मुमिनाति यगुद्दना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, रिलेशनशिप भी वही जायज़ है जिसकी इस्लाम इजाज़त देता हो। ऐसी रिलेशनशिप जो इस्लाम से हटकर हो, जिसके जो इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ हो, इसके बारे में बिल्कुल इस्लाम जो है वो इजाज़त नहीं देता। हाँ, अगर आपका ताल्लुक़ किसी से निकाह के साथ जुड़ा है तो यकीनन ये ऐसी रिलेशनशिप है जो बाइस बरकत भी है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसे आपके लिए सुकून का बाइस भी बनाया है। हमारे यहाँ रिलेशनशिप के नाम से जिस तरह के मामलात होते हैं यकीनन ये बहुत घिनौने हैं। और असल में मामला ये होता है कि हमारे यहाँ चूँकि लड़की लड़का ये कहते हैं कि हम कौन सा ज़िना कर रहे हैं या हम कौन सा कोई ऐसा अमल सर अंजाम दे रहे हैं। देखिए, कुरान कहता है वला तक़रबुज़्ज़िना। कुरान ने ये नहीं कहा
यानी कुरान के पास कुरान मजीद में जो अल्फाज ज़िक्र फरमाए हैं वो ये हैं कि वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब ना जाओ। तो ये रिलेशनशिप, आज रिलेशनशिप है, कल अगर मैसेजेस के ज़रिए बातचीत होती है, फिर वीडियोज़ जो है वो वीडियोज़ होती हैं, फिर इसी तरह बाकी मामलात होते हैं। तो इस्लाम जो है वो इस बात की क़तअन इजाज़त नहीं देता। इस्लाम हमारा हर मामलात में हमारा तहफ़्फ़ुज़ करता है और हम मुसलमान हैं, हमारे पास जो मुसलमान होने का सबसे बड़ा सर्टिफ़िकेट है और रसूलुल्लाह को जो हम कलमा पढ़ते हैं, तो इसका सबसे बड़ा तकाज़ा ये है कि हमें रसूलुल्लाह की तालीमात पर भी अमल करना है। रिलेशनशिप बिल्कुल जायज़ नहीं है। अगर कोई जोड़ा इस तरह के मामलात करता है तो यकीनन वो ज़िना के लिए अपने रास्ते हमवार कर रहा है। आज जो रिलेशनशिप है मोहब्बत के नाम से, उल्फत के नाम से, जी हम आप हमारी दोस्ती है, हमारा जो है वो हमारी कौन सी नीयत ख़राब है। तो देखिए इस सिलसिला में ये जो कहा जाता ना कि हमारी कौन सी नीयत ख़राब है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात को खिताब करते हुए फरमाया था कि या निसा नबी की लस्तुन्ना का हद मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फ़ला तख़दअन बिल क़ौल। अल्लाह ने प्यारे महबूब करीम की अज़वाज मुत्तहरात को भी पर्दे का हुक्म इरशाद फरमाया है। तो जब ये बंदा ये कहता है कि हमारी कौन सी नीयत ख़राब है, तो यकीनन कोई ये कह सकता है कि अज़वाज मुत्तहरात की नीयत ख़राब है या सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान की नीयत ख़राब होगी, तो ऐसा क़तअन नहीं है। इस्लाम हमें जो सिखाता है हमें उस पर अमल करेंगे तो इसी में हमारी भलाई है। आज को जो रिलेशनशिप है यकीनन ये हमारी बर्बादी का सबब है। जिस तरह की ऐप्स आई हुई हैं और जिस तरह के जो है वो रिश्ते कायम किए जा रहे हैं, इसमें हमें देखना है ये मोबाइल एक ऐसा ज़रिया है कि जिसके ज़रिए हम रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं और हमारी नस्ल नौ जो है वो बर्बादी की तरफ भी बहुत जा रही है। तो हमें इस पर गौर करना होगा। ये ज़रिया लाजमी है लेकिन ये हमारे जो है वो इस्तेमाल पर डिपेंड करता है कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर पॉजिटिव करेंगे तो यकीनन इसके असरात भी पॉजिटिव हैं, अगर हम इसको नेगेटिव करेंगे तो यकीनन हमारा मुआशरा, हमारी नस्ल नौ जिस तरह बर्बादी की तरफ जा रही है। तो रिलेशनशिप के नाम से जिस तरह की जो है वो तवहुमात और जिस तरह की जो है वो मामलात सर अंजाम दिए जा रहे हैं, यकीनन ये इस्लाम के भी ख़िलाफ़ हैं और मुआशरे के भी ख़िलाफ़ हैं, अखलाकियात के भी ख़िलाफ़ हैं। तो हमारी नस्ल नौ को देखना चाहिए और हमारी भलाई है ही इस्लामी तालीमात पर अमल करने में। तो हमारा ताल्लुक़ इस्लाम से रहेगा, मुस्तफ़ा के फ़रमान से रहेगा, तो यकीनन हम ऐसे मामलात से बचेंगे और अपने औलाद को भी बचाएँगे। और मैं उन वालिदैन से भी इस जो है वो प्रोग्राम के ज़रिए कहना चाहता हूँ कि अपने औलाद को यकीनन ये मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की चीज़ है, इसे इस्तेमाल करने के लिए दीजिए, लेकिन उन पर कड़ी निगाह भी रखिए। क्योंकि हमारे यहाँ चूँकि जिस तरह के मामलात आते हैं, हमारे जिस तरह ऐप्स आती हैं, ऐप के ज़रिए जो है वो रिश्ते बन रहे हैं और फिर वो जो रिश्ता ऐप के ज़रिए जुड़ रहा है यकीनन उसका दौरानिया भी बहुत कम है और फिर उसके वो मोहब्बत और वो उल्फत और वो चाहत भी नहीं है जो बड़ों के माबैन बैठ कर रिश्ते कायम किए जाते हैं। तो इसलिए जो तालीमात इस्लाम की हमें उस पर अमल करना है। रिलेशनशिप के नाम से ये जो है वो जिस तरह के मामलात हैं यकीनन इसमें अल्फाज बहुत सख्त आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कोई भी औरत और इंसान जो है वो तन्हाई इख्तियार न करे क्योंकि उसमें दरमियान में तीसरा शैतान है। इसी तरह रसूलुल्लाह का फरमान है, मेरे आका फरमाते हैं अजनबी औरत के पास कभी भी मत जाओ क्योंकि दरमियान में तीसरा शैतान है। तो जहाँ शैतान होता है वहाँ इंसान शैतान के पंजे में आ जाता है क्योंकि शैतान ने तो ये कहा था लअग़वियन्नहुम अजमाइन कि अल्लाह मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा। तो अगर ये रिलेशनशिप के नाम से यही चक्कर चलता रहा तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक मामलात हैं, हमारी औलाद के लिए ख़तरनाक मामलात हैं। तो इस सिलसिले में हमें जो है वो चीज़ों का यकीनन दायरा कार में रहकर इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए जो है ना वो इसके असरात भी हमारे फ़ायदे में होंगे। शरीयत इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देती, शरीयत तो एक लम्हे की इजाज़त नहीं देती। आप तो कह रहे हैं 2 साल का रिलेशनशिप, यकीनन ये इसमें बहुत से मामलात ऐसे भी हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ सरअंजाम। एक तो रिलेशनशिप शरीयत के ख़िलाफ़ और फिर 2 साल मियाँ बीवी बन के रहना और फिर माँ बहन भी कोई तीसरा इंसान ना हो, सिर्फ 2 ही रहते हों, तो यकीनन इसमें बहुत से मामलात ऐसे भी हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ उठाए गए। तो यकीनन इससे हमें तौबा करनी चाहिए। शरीयत मुताहरा इसके बारे में हुक्म करती है वो यही है कि 4 मर्द अगर गवाही दें और गवाही का भी ज़ाविया सब का एक होना चाहिए, अल्फाज और मामलात, और शरीयत ने एक जो अल्फाज ज़िक्र किए हैं वो सब के अल्फाज एक जैसे होने चाहिए। अगर 4 मर्द गवाही देते हैं तो फिर उस पर हद जारी होती है और शरीयत उसको जो है ना वो मुजरिम करार देती है। या दूसरी सूरत ये है कि अगर वो ख़ुद इकरार जुर्म करता है, अगर कहता है कि मुझसे ये मामला सरज़द हुआ है, तो शरीयत की जो हद है वो 100 घोड़े है और उसको 100 घोड़े लगाने चाहिए। लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि हम में से कोई उठे और उसको 100 कोड़े लगा दे, लेकिन ये अदालत का काम है। अदालत ही इसको खूब देखेगी, अदालत सबूतों की बिना पर जो फ़ैसला करेगी और शरई कोर्ट जो इसका फ़ैसला देगी यकीनन उसे तस्लीम करना होगा। नाज़रीन, आपने आलमे दीन की गुफ्तगू सुनी जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि लिविंग रिलेशनशिप हमारे मज़हब और दीन में हरगिज़ जायज़ नहीं। लेकिन इस मुकदमे का एक और अहम पहलू ये है कि मुलजिम ने किस तरह मालिक मकान को धोखा दिया। उसने किराएनामे का मुआहदा किया, हर माह किराया अदा करता रहा और मुकदमे की मुद्दइया को ये कहकर घर में रखा कि वो उसकी बीवी है। ये वो लम्हा है जहाँ हकीकत मजीद खुलकर सामने आती है कि किस तरह एक झूठ पर पूरा मुकदमा खड़ा किया गया और किस तरह एक मालिक मकान को भी इस खेल का हिस्सा बनाया गया। इस मालिक मकान की गुफ्तगू इस कहानी को मजीद वाज़ेह करती है और ये बताती है कि किस तरह उसने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा और किस तरह उसे धोखा दिया गया। आइए सुनते हैं मालिक मकान की जुबानी। मुतासरा जो मुद्दइया है मुकदमे की, उसकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब ये भाई हमारे साथ हैं जो इस घर के, जहाँ पे ये दोनों मियाँ बीवी बन के किराए के घर पे रहते थे और ये किराया भी वही मुलजिम जो है वो अदा करता था। तो इनका मौक़िफ़ क्या है, कैसे इन्होंने घर जो है वो किराए पे लिया और सारा मामला क्या, कैसे इनको और कब पता चला, ये सारी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर। नासिर साहब बताइएगा कि दोनों मियाँ बीवी बन के रहते थे, घर आपसे कैसे किराए में लिया और क्या मामला क्या हुआ? ये आज से करीब कोई 2 साल पहले कोई 6 जून 2024 को मेरे पास आए थे। ठीक है, दोनों मियाँ बीवी बन के। हाँ जी, मियाँ बीवी बन के आए थे। इनका एक बच्चा है तकरीबन को 8-9 साल का। ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जी मैं इस्लामाबाद में जॉब करता हूँ, तो मेरे हफ्ते में 1-2 बार मेरा आना होता है, माँ बाप का इकलौता हूँ। तो मैंने घर से चोरी छुपे ये निकाह किए, तो 2-4-6 महीने में मना के मैंने घर ले जाऊँगा। ठीक है। तो इनका फिर जो है ना रेंट एग्रीमेंट साइन करके हमने जो था ना वेरिफिकेशन करवा के तो यहाँ पे रहने लग गए। तो यहाँ पे नीचे चौकीदार हैं, ऊपर नीचे किराएदार हैं, गली मोहल्ले में दुकान वाले सब ये जानते हैं कि ये मियाँ बीवी है। आज तक सारे ये तैमूर की बीवी ही से कहते हैं। ठीक है। तो ये रहते रहे काफ़ी टाइम, इतना टाइम गुजर गया, आया जाया करते थे। तो हमें तो मतलब पता ही नहीं था इस सारे सीन का। तो आज से कोई 6 दिन पहले कोई पता चला कि जब इन्होंने मुझे, अरूज ने मुझे कहा कि जब अपने थाने में गवाही देनी है। मैंने कहा जी किस बात की गवाही देनी है? तो इन्होंने मुझे सारा माजरा सुनाया कि हमारे दरमियान कोई ऐसा निकाह नहीं था, तो रिलेशन में थे, तो रिलेशन में रहते हुए जो हमारा जो है ना ये सारा मामला जाके खोला। तो इन्होंने निकाह का वादा किया हुआ था, तो निकाह नहीं किया, तो वो जो है ना मामला बिगड़ गया। तो अब थाने तक बात चली गई, तो आपने वहाँ पे गवाही देनी है। तो मैंने इनसे यही कहा कि जो हकीकत में मबनी है मैं वो सारा बयान दूँगा। ठीक है। तो मैं वहाँ पे फिर मैंने इनकी कॉल के बाद तैमूर को 12 कॉल्स की, मैंने वॉइस मैसेजेस छोड़े। तो वॉइस मैसेज, अब मोबाइल उनके पास था या नहीं था ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। मेरी कॉल भी नहीं उठाई गई और मेरा वॉइस मैसेज सुनने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं दिया गया। तो कोई सेकंड टाइम में मैं वहाँ पे थाने जब गवाही के लिए गया तो मैंने अपने बयान वहाँ पर रिकॉर्ड करवाया। तो वो बयान जो है ना उसकी पिक लेके मैंने जो मैंने रिटर्न में दिया था वो मैंने वहीं पे बैठ के उनको व्हाट्सअप किया कि फिर भी कोई रिप्लाई दे दें। वहाँ पे कॉल्स भी, फिर भी उन्होंने मेरे को कॉल वगैरह अटेंड नहीं की। तो मैंने पुलिस वाले से रिक्वेस्ट कर से कहा था एक बार मेरी ना उनसे मुलाकात करवा दी, क्योंकि रेंट वगैरह जितने भी थे यही भेजा करते थे। तैमूर 4 महीने पहले से उन्होंने देना बंद किया था, तो मेरे को फ़ोन वगैरह कुछ नहीं अटेंड करते थे। तो मैंने फिर मजबूर किया अरूज को कि आप जो है ना रेंट वगैरह नहीं दे रहे। तो अरूज ने मुझे कहा कि जब आप उनको फ़ोन ना किया करें मैं उनसे मंगवा के आपको दे दिया करूँगी। तो पिछले 4 महीने से अरूज ही दिया करते नहीं। तो उस समय पुलिस वाले से बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने बुलाया उसको। तो मैंने सलाम लिया उनसे, सलाम लेके मैंने कहा जी मैं तैमूर आपने ये क्या कि मेरे साथ धोखा किया। जस्ट मैंने इतने अल्फाज बोले थे तो पुलिस वाले से कहता है जी मैं इनसे बात नहीं करना चाहता और चले गए। तो रोकने के बावजूद भी चले गए। मैंने बार बार फिर रिक्वेस्ट की जी मुझे बात करने दें। तो इसने कहा पीछे से बैग से पर्दे से खड़े हुए इसने कहा जी मैं इनसे बात नहीं करना चाहता, प्लीज़ आप इनको भेज दें।
तो मैं थोड़ी देर वहाँ पे वेट ये करता रहा। FIR दर्ज होने से पहले की बात है? ये तो हाँ जी, ये FIR वगैरह दर्ज हो गई थी ये, तो उसके हो गई बाद थी। क्या, हाँ जी। तो फिर पुलिस वालों ने जब मैंने दोबारा फोर्स किया तो वो कहते हैं जी आपसे बात नहीं करना था, हम क्या करें, हम मजबूर हैं, हम वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही सारा कुछ करना है। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट दे के फिर वापस आ गया। ठीक है। तो फिर यहाँ पे आके फिर वो नीचे चौकीदार है चाचा रशीद, क्योंकि सब जो इनको इनके हस्बैंड समझते थे, तो मैं फिर यहाँ पे उनसे आके मैंने कहा चाचा रशीद तो ये मामला पेश है। तो ज़ाहिर है बात है, अब लोग आ जा रहे हैं, हमें तो किसी को पता ही नहीं था। तो अब जाके ये बात खुल रही कि ये वाला सारा सीन ना अब सामने आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं, जब आपने एग्रीमेंट किया, रिटर्न एग्रीमेंट, तो वो किरायानामा किसके नाम का? तैमूर के नाम का है, उसके पास मौजूद है। आपके पास भी कॉपी होगी? मेरे पास कॉपी है, मिसप्लेस हो गई है, उसमें रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसका। ठीक है। वो थाने में इंदराज हुआ हुआ है? हाँ जी, थाने में अंदराज सारा कुछ इस पास फोटोकॉपी ID मौजूद है। कार्ड की भी दी? हाँ जी, सब और कुछ था। एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर पे हुआ? हाँ जी, स्टाम्प पेपर पे हुआ था। ठीक है। हाँ तो इसने यही कहा कि हम मियाँ बीवी हैं। मियाँ बीवी। तो यकीनन आप, अगर आपको पहले पता था तो क्या आप कर कभी देते? नहीं, कभी भी नहीं। आप ना देते? नहीं। यकीनन ऐसे ही है। तो 2 साल का अरसा जो है यहाँ पे रहे? हाँ जी, आप ये देखें 1 जून से 2024 से अब तक देख लें, 2 साल। और ये किराया जो है वो बाकायदा आता रहा आपको प्रॉपर? कोई हाँ लेट जी, तो नहीं? प्रॉपर मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं। अच्छा, वही बैंक में इसकी सारी transaction चैट, हाँ जी, जो बैंक के थ्रू करता था, जैस के जो भी था मेरे पास 1 to all सारा रिकॉर्ड और पड़ा हुआ है। ऑनलाइन पेमेंट होती थी, तो सबूत है इस बात जी का? जी, हर चीज़ का वॉइस मैसेजेस, हर चीज़ के जो है ना सबूत हैं। जो ये मजबूरियाँ शो करता रहा, एक ही चीज़ का सबूत है। बल्कि एक बार इनके साथ ये सीन हुआ था कि इनका कोई BP का इशू बना था, रात का कोई इनका BP का इशू बना था, तो जो है ना इनकी तबीयत ख़राब हुई। तो मुझे तो रात को काफ़ी ज़्यादा कॉल्स करते रहे, क्योंकि साइलेंट लगा के हम लोग जल्दी सो जाते हैं, सुबह नमाज के लिए उठना होता है। तो क्या हुआ कि मैंने सुबह उठ के कॉल्स देखी, तो मैंने उठते साथ ही मैंने क्या खैरियत थी, रात को अभी काफ़ी ज़्यादा कॉल्स थे, कहते वो जी अरूज की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो इसलिए आपको बार बार तकलीफ़ दे रहे थे। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो अभी हम ये बात करें तो ऊपर से वो 1122 वाले आए हुए थे। ठीक है। तो मैं आया ऊपर, इनके आया पूछ के मैं नीचे गया, तो 1122 वाला भी नीचे चला गया। तो उसने इसे ब्लैकमेल किया, 1122 वाले ने ब्लैकमेल किया, जी ये सुसाइड केस है, तो आप जो है ना इस सुसाइड केस का जो है ना पुलिस बुलानी पड़ी इस तरह। उन्होंने इसे ब्लैकमेल करके, सुसाइड की? हाँ जी, सुसाइड। इन्होंने हाँ कोशिश जी, की? नहीं कोशिश नहीं की एक्चुअली। बकौल इनके बाद में बताया इन्होंने कि वो था BP का प्रॉब्लम था, 7 अप इन्होंने पिलाई, वो ठीक हो गई। तो उन्होंने इसको ब्लैकमेल करके 10 या 12,000 या गालिबन 15,000, इन 3 फिगर में से एक फिगर था जो मुझे तैमूर ने बताया। मुझे साइड पे भेज के उसने, रेस्क्यू वाले ने मुझे कहा जी आप चल जाएँ, आपका मसला नहीं है, मैं इसको देख लेता हूँ। तो वो रिश्वत भी इनसे लेके गया, उसने कहा जी चले, मैं पुलिस को नहीं बुला, तो लेके चला गया। तो बाद में जब चला गया तो उसने मुझे कहा कि ऐसे से मुझे पैसे लेके गए। तो मैंने कहा जी ये कैसे हो सके, रेस्क्यू वाले तो कभी पैसे नहीं लेते। तो आपने कहा बस जी वो नासिर भाई ले गए, मैं परेशान था, तो मैंने कहा कोई नया मुसीबत ना गले डल जाए। ये सिनेरियो भी पेश आया था एक बार। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अब आपको 2 महीने से 4 महीने से ये खातून ही पैसे जी। किराया जो है वो अदा कर रही थी, तो उसकी आने की जो है वो क्या रूटीन थी? हर हफ्ते, हर रोज़ या हर महीने आया करता था? नहीं, ये तकरीबन कोई समटाइम हफ्ते में 1 बार या 2 बार, जब समटाइम 3 बार भी आ जाया करता था, क्योंकि मुझे तो इनकी टाइमिंग का पता नहीं था आने जाने का। तो कभी कभार ही मुलाकात हुआ करती, तो गार्ड के थ्रू मुझे पता चल जाता था। लास्ट टाइम अभी जो है ना, ये जो अभी ईद गुजरी है ना, इस ईद के तीसरे दिन मुझे गार्ड ने बताया कि रात को तकरीबन 11 बजे आया था। ठीक है। ये लास्ट अभी जो 1.5-2 महीने पहले जो ईद गुजरी है। ठीक है। तो पुलिस ने आपका स्टेटमेंट जो है वो ले लिया? हाँ जी, बाय रिटर्न है, मैं उसकी पिक बल्कि तैमूर के नंबर पे सेंड की, वो मेरे पास मौजूद है। ठीक है। तो अब इन फ्यूचर जो है इस किराएनामे का तो अब वो वजूद नहीं रहा जी। और मुलजिम भी गिरफ्तार हो गया, तो क्या आप करेंगे? इसको खाली करवाना चाहेंगे घर? मैंने, हाँ जी, मैं तो अब क्योंकि वो पुराने रह रहे हैं, इनका भी मसला है ऐसा चल रहा है, तो उनकी तरफ से भी अभी को सामान का मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा कि बकौल अरूज के ये कहती हैं ये सामान मेरा है, और उनकी तरफ से कल मेरे पास बंदे आए थे मेरे ऑफिस में, तो वो कह रहे जी सामान हमारा है, तो हमारा सामान हमें वापस दे दे। मैंने कहा जी मेरी तरफ से दोनों आप सच्चे हैं और दोनों ही झूठे हैं। आप ऐसा करें, आप दोनों साथ हैं, अरूज भी आ जाएं, तैमूर भी आ जाएं, मेरी नज़रों के सामने आप उठा के ले जाएं, मेरी तरफ से जहाँ मर्ज़ी ले जाएं। मेरा क्योंकि लेना देना इस चीज़ से नहीं है, मुझे रेंट प्रॉपर मिल रहा है, बिल्स वगैरह प्रॉपर पे किए जा रहे हैं, तो मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना। तो वो मुझे कह रहे थे, उनके वालिदैन की तरफ से आए हुए थे कुछ दोस्त,
तो मैंने कहा जी मेरा कोई लेना देना नहीं है ये सामान से। वो कहते हैं नहीं आपको गुड यूज़ है तो पे करते हैं। मैंने कहा जी मैं क्यों हराम के पैसे खाऊं, मेरे पास तो कोई ऐसा नहीं है, वो आपकी अमानत है। बेशक वो कहते हैं जी आप उठवा के दे दें। मैंने कहा जी मैं दोनों की मौजूदगी में मैं एक को उठवा के दे दूँ, बाद में और चली जाए मेरे खिलाफ किसी किस्म का कंप्लेन कर दे, तो मैं इस तरह तो नहीं कर सकता। आप दोनों इकट्ठे हो क्या, जब मैं उठवा देता हूँ। कल की बात है, वो तो जाहिर है उस केस चलेगा जी, तो फिर उतना अर्सा आप चाहेंगे कि ये रहती रहें? मुझे तो इधर प्रॉपर रेंट अगर आता रहेगा तो फिर जो है ना इनके नाम का न्यू एग्रीमेंट बनेगा, ज़ाहिर है। तो वो कल की बात है, वो कल कह रहे थे जी फिर हम ऐसा है कि हमारी तरफ से जो है नोटिस हो जाए। मैंने कहा जी कोई मसला नहीं, नोटिस नहीं है, सामान अगर आपका पड़ा हुआ तो वो आपका और उनका मसला है, मेरा मसला नहीं है। आप कह रहे हैं आपका, वो कहती हैं हमारा है सामान, तो अब ये आप लोगों का मसला है। तो ज़ाहिर इनके साथ न्यू जो है ना वो एग्रीमेंट होगा, तो अगर रहना चाहें ठीक है, अदरवाइज जाना चाहिए, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। नाज़रीन, आपने मालिक मकान की गुफ्तगू सुनी जिसने इस मुकदमे के एक पहलू को वाज़ेह किया। अब बारी है पुलिस के मौक़िफ़ की, क्योंकि कानून के मुताबिक हर केस की तफ्तीश और उसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लेना पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस का कहना है कि मुतासरा ख़ानदान और गवाह के बयान की रोशनी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन का अमल शुरू हो चुका है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी सजा के तयन के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। गवाहों के बयानात, मेडिकल रिपोर्ट्स और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर तफ्तीश जारी है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का कहना है कि अभी इस केस के हवाले से कोई हतमी बात कहना कबलस वक्त होगा, लेकिन आने वाले वक्त में तमाम हकायक सामने आएंगे और कसूरवारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ये वाक़या हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि मुआशरे में झूठे मुकदमात और गैर शरई तल्लुकात किस तरह ना सिर्फ ख़ानदानों को तबाह करते हैं बल्कि इंसाफ के निज़ाम को भी मुश्किल में डाल देते हैं। इंसाफ की फराहमी ही वो बुनियाद है जिस पर मुआशरे का एतमाद कायम रहता है। जुल्म के अंधेरों में रोशनी सिर्फ इंसाफ से आती है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।